Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of January 2023। शुरू करेंगे आज का न्यूज़पेपर। सबसे पहले आज के सवालों से भी पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सपोर्ट करने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, है ना, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो कीप डूइंग दैट। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल है द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट 1 कह रहा है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरा स्टेटमेंट है मेड अ राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तीसरा है इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन से करेक्ट है इसमें से। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। इसका आंसर है ए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्या क्या चीज़ें हुई थी? फर्स्ट, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको 43B बोलते हैं, 43B। इसके अलावा पार्ट 9B ऐड किया था, जिसका नाम ही था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और उसमें आर्टिकल ऐड किया था आर्टिकल 243ZH टू आर्टिकल 243ZT। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्ट्स हो गए जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ओनली व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द डेप्यूटी चेयरमैन इज सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तीसरा कह रहा है लाइक द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन वाइल प्रेसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, यानी कि 3 ओनली। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहला लिखा है ही एक्ट्स द चेयरमैन ओनली व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है ना। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें इसने लिख दिया ओनली एब्सेंट। ओनली एब्सेंट नहीं होता, वैकेंसी भी हो सकती है, या हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट खुद उस समय प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा हो। तो इनमें से कोई भी केस हो सकता है। ये पॉलिटिकल टर्म्स में एब्सेंट या प्रेजेंस हमको देखनी है, ना कि लिटरल टर्म्स में कि एब्सेंट मतलब कि वहाँ पे मतलब है नहीं केवल, है ना। एब्सेंस और वैकेंट दोनों अलग अलग टर्म है। तो वैकेंसी होगी तो भी एक्ट करेगा, एब्सेंस होगा तो भी करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट के रूप में, मान लो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है, तो भी एक्ट करेगा। तो यह सारे केसेस डी, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा तो बिल्कुल गलत है कि डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो मतलब सबॉर्डिनेट होता है। सबॉर्डिनेट नहीं होता है चेयरमैन के सबॉर्डिनेट, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है रॉन्थी ग्लेशियर एंड मृगथुनी ग्लेशियर ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, उत्तराखंड। अच्छा सवाल था ये। तो ये 3 सवाल आज के लिए थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीनों सवालों में कुछ नया सीखने को आपको मिला भी होगा। आगे मूव करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो देखो, इंडिया आस्क्स पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स, सेज रेडी टू सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स। अब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी के चैनल्स दोबारा स्टार्ट करते हुए ये कहा है कि ठीक है, आप हमारे जो प्रिजनर्स हैं उनको फ्री करना शुरू करो, पहले हम ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स पे एक दूसरे के साथ सिंक इन हो जाए, उसके बाद ही बाकी की हम बातचीत करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ देयर। अब देखते हैं कि क्या इस पर रिस्पॉन्स रहता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और किस तरीके से होते हैं, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड इसमें कॉन्सुलर एक्सेस लगभग 30 फिशरमैन एंड 20 सिविलियन प्रिजनर्स आर देयर जो कि पाकिस्तान में लॉज्ड हैं, तो उनको उनके रिगार्डिंग इंडिया ने कहा है, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ है दिसंबर की जो जीएसटी रेवेन्यूज़ है वो बढ़ गए हैं फ्रॉम नवंबर। तो अब यहाँ पे हम पहले जीएसटी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जीएसटी के बारे में आपको दे देता हूँ। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ प्रपोज्ड टू बी लेवीड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल एज सेट ऑफ। अब देखो क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लेकिन जो जीएसटी की जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि इट इज़ प्रपोज टू बी लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन। तो जितने स्टेजेस में
पे जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है उसका जो टैक्सेशन है वो लगता है। फाइनली जो इसका पूरा बर्डन आता है वो आपके फाइनल कंज्यूमर पे ज़रूर आता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि जैसे मान लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसकी जो बिक्री है वो गुजरात में हो रही है, तो फाइनली ये दे कौन रहा है? गुजरात का फाइनल कंज्यूमर दे रहा है ना। तो ये डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ पे ये फाइनली कंज्यूम होता है वहाँ पे इसका टैक्सेशन लगता है, ना कि वहाँ पे जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा हो। इस कारण से इसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखेगा। फाइनल बर्डन इसका जो होता है वो कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के ऊपर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो कि लेवी और कलेक्ट कर रहा है सेंटर और वो जीएसटी सब्ज्यूम कर देगा? तो वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज गुड्स एंड स्पेशल इंपॉर्टेंस, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ये सारे, ठीक है ना। सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब जो भी सेस एंड सरचार्ज है ये भी जीएसटी के अंदर सब्स्यूम होंगे। इसके अलावा स्टेट के जो टैक्सेस हैं सब्स्यूम हुए वो है स्टेट वैट, ठीक है, इसको लिख लेना, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी एक स्टेट लेवल पे होता था। इसके अलावा लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स जितने भी तरीके के हैं, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग इन गैम्बलिंग, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ये सब्ज्यूम होंगे। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जीएसटी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे, है ना, तो इसको पढ़ते रहिए। थाउजेंड्स विजिट भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल। भीमा कोरेगांव की 205वीं 205th एनिवर्सरी थी भीमा कोरेगांव बैटल की, और काफ़ी लोग जो कि फॉलोअर्स हैं अम्बेडकर जी के और इन सब के, तो वहाँ पे विक्ट्री पिलर है, रण स्तंभ इसको कहा जाता है, रण स्तंभ, इसको लिख लेना आप लोग, विक्ट्री पिलर है भीमा कोरेगांव के रिगार्डिंग, और ये पुणे में है। तो ये भीमा कोरेगांव जो है दैट इज़ इन पुणे, एंड इसको आप याद रखिएगा। और रण स्तंभ वहाँ पे विक्ट्री पिलर बनाया गया है, तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री और इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ इस बैटल का। भीमा कोरेगांव देखो एक स्मॉल विलेज है विच इज़ लोकेटेड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे में लोकेटेड है, और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में। आप सबको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पता होगा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो मराठाज और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। पिंडारीज ने भी एक पार्ट प्ले किया था इसमें, आपको याद होगा कि मराठाज प्लस पिंडारीज अगेंस्ट थे। अब इसमें हुआ क्या था, जो उस समय ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, जिनको हम अभी डिप्रेस्ड क्लासेस या कई बार आपने दलित वर्ड पढ़ा होगा, वो वर्ड जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, ठीक है ना। तो उन्होंने किसकी हेल्प की थी? ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, ठीक है। और एक वहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी वो ये मानती है कि जो पेशवाज की डिफीट थी वो एक्चुअली में अपर कास्ट की या हायर कास्ट की डिफीट थी, इसको ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। भीमा कोरेगांव बैटल जो है वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का ही पार्ट था, आप याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, 1 जनवरी 1927 को बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने विजिट किया था भीमा कोरेगांव का जो साइट था जिसको हम बोलते हैं विक्ट्री पिलर, उसको विजिट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। और इस विजिट को, डॉक्टर अम्बेडकर की जो विजिट थी 1 जनवरी 1927 की, उस विजिट को कम्मेमोरेट करने के लिए हर साल 1 जनवरी को जो है वो विक्ट्री पिलर यानी कि जो वहाँ पे रण स्तंभ जिसको बोला गया है उसको विजिट करने जाते हैं जितने भी फॉलोअर्स हैं अम्बेडकर जी के, और दैट इज़ टू कम्मेमोरेट द विजिट, दैट इज एक्चुअली टू कम्मेमोरेट द विजिट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे तरह से कोई खास न्यूज़ दिख नहीं रही। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अमित शाह स्टेटमेंट ऑन अमूल नंदिनी कोऑपरेशन स्पार्क्स पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। अब यहाँ पे देखो अमूल और नंदिनी की बात चल रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, नंदिनी जो है वो कर्नाटका में वही ब्रांड है जैसा अमूल बाकी देश के लिए या सांची मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से अमूल की जगह वहाँ पे नंदिनी चलता है कर्नाटका में। अब हुआ क्या था कि वहाँ पे एक फंक्शन में गए थे अमित शाह जी और उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में अमूल जो है वो ऑयल ये मिल्क का और इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था कि दूध दही खिला रहा है। तो अब हुआ क्या कि कर्नाटका के लोगों ने इसको अदरवाइज लिया और कहा कि भैया एक बात बताओ,
कि हमारा भी तो हमारा अपना खुद का जब नंदिनी है तो हम फिर क्यों आपसे हम अमूल के अंदर में क्यों आए, तो ये इशू है अमूल। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अमूल का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। इट इज़ एन इंडियन डेयरी स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ बेस्ड एट आनंद, गुजरात में बेस्ड है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो है उसके अंतर्गत इसके अमूल ब्रांड आते हैं। अमूल ने वाइट रेवोल्यूशन जो इंडिया में उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीश कुरियन को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल जो थे, ही वॉज द फर्स्ट फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अमूल मॉडल जो है डेयरी डेवलपमेंट का वो 3 टियर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसमें कि आप डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को विलेज लेवल पे देखेंगे। इसके अलावा मिल्क यूनियन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड फेडरेशन ऑफ मेंबर यूनियन है एट द स्टेट लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एक न्यूज़ और आई थी, उसको भी लिख लीजिएगा कि अमूल को मर्ज किया जाएगा 5 अदर स्टेट कोऑपरेटिव्स के साथ, ताकि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाया जा सके इसको, ठीक है ना। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए 5 अदर के साथ मर्ज करने की बात की जा रही थी। तो अभी आई लिख लेंगे। ऑफ ESZ में टर्न फ्यूटाइल इन केरला। तो ESZ आप सबको पता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ये भी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 3 जून को 2022 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी मतलब प्रिजर्व्ड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, उन सभी के बाहर 1 किलोमीटर मिनिमम का आपका क्या होना चाहिए, 1 किलोमीटर मिनिमम का एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होना चाहिए। दिस वॉज दी ऑर्डर, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर था, ये आपको पता होगा। केरला में काफ़ी अपोज किया गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लोग रह रहे हैं, हैबिटेशंस है, तो ऐसा ना हो कि उनको रिप्लेस करना पड़े, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या किया जाएगा। तो ये सारे इश्यूज चल रहे थे। अब स्टेट ने क्या किया, ऑलरेडी वहाँ पे सैटेलाइट सर्वे कर लिया है ना, बफर जोन का। इसके अलावा उन्होंने जो भी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थी एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जो, उसको 6 महीने के अंदर ही उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से ह्यूमन हैबिटेशंस हैं जिनको कि एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द परव्यू ऑफ ESZ। एक्चुअली एक्सक्लूड करने वाली बात कहाँ से आई थी, एक्सक्लूड करने वाली बात आई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि अगर किसी स्टेट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी एरिया को एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द ESZ, तो वो हमको बता सकती है, ठीक है ना, वाया दीज मेथड्स, मतलब कि ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू, और इनके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो ये दोनों काम ऑलरेडी केरला ने किया है, तो फील्ड सर्वे का फिर कोई मतलब ज़्यादा रह नहीं जाता। मेन हमको बस ये जानना है कि ऑर्डर क्या था और क्या कहा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, फेक करेंसी नोट्स, ठीक है ना। तो एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि फेक करेंसी नोट्स के रिगार्डिंग क्या रूल है। तो मैं IPC का आपको एक सेक्शन बताता हूँ। IPC का सेक्शन है 489A, फिर इसके अलावा 489B, 489C और 489D। ये आपको याद रखना है कि IPC का जो सेक्शन 489A है वो लेकर के आपका डील करता है किसके रिगार्डिंग, वो डील करता है आपके फेक करेंसी नोट या काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो काउंटर फीटिंग करेंसी क्यों गलत है, तो काउंटर फीटिंग करेंसी से ड्रग स्मगलिंग होती है, इलीगल आर्म्स परचेज होते हैं, एम्यूनिशंस परचेज होते हैं, अनडिजायरेबल टेररिस्ट आउटफिट्स को फंड किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ काउंटर फिटिंग करेंसी, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ऑफेंस अंडर सेक्शन 489D, मतलब अगर 489D के अंदर यानी कि मेकिंग और पजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फोर्जिंग काउंटर फिटिंग करेंसी अगर कोई करता है, कोई रखता है अपने पास, 489D IPC का है, उसके अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पनिशमेंट। यहाँ पे आते हैं हम एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। अब आते हैं एडिटोरियल में, इंडियाज डायलेमास इन एन एशियन सेंचुरी। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की, देखो कि जो नेक्स्ट सेंचुरी है तो कहा जा रहा है कि एशियन सेंचुरी होगी। तो क्या इंडिया वाकई में एक एशियन सेंचुरी चाहता है कि नहीं चाहता, ये इस क्वेश्चन के ऊपर हैप्पी मैन जैकब ने ये आर्टिकल लिखा है। देखो मैं इस पूरे आर्टिकल को बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एग्जैक्टली इशू पता रहे कि इंडिया को एक एशियन लेड सेंचुरी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ऑथर ने कहा कि अगर एशियन लेड सेंचुरी होगी तो या तो वो 2 तरीके से, या तो मल्टीपोलर होगी, ठीक है, या फिर वो यूनिपोलर होगी, ठीक है। अगर मल्टीपोलर होती है तो भी कोई एक ब्लॉक है जो कि
अनप्रपोर्शनली मतलब डिसप्रपोर्श अमाउंट में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, दूसरा पोल थोड़ा कम पावरफुल रहेगा। जैसे कि यहाँ बात चली कि एक जापान एक पोल हो सकता है, एक हो सकता है इंडिया, एक हो सकता है चाइना, अलग अलग पोल्स हैं, लेकिन चाइना जो है डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा पावरफुल है बाकी पिलर से, ठीक है ना। आप समझने, मैटर समझना, आपको पूरा एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल मैटर एग्जैक्टली बताऊंगा आपको, टू द पॉइंट, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसा होगा कि कई लोग गुप्त मतलब अलायंसेस बनाएंगे। जैसे नेपाल कई बार क्या करता है कि चाइना के साथ बहुत सीक्रेट अलायंसेस बना लेता है, तो ये सीक्रेट अलायंसेस और हॉर्स ट्रेडिंग टाइप की चीज़ें हैं जो मल्टीपोलर में चलेगी, तो ऐसी सेंचुरी में नहीं चाहता इंडिया। दूसरा ऑथर ने कहा कि अगर यूनिपोलर एशियन सेंचुरी आती है, अगर यूनिपोलर एशियन सेंचुरी आती है तो उसका इशू ये होगा कि वो चाइना डोमिनेटेड होगा। वो ये सोचने की बात ही नहीं कि कौन सा पोल होगा, पोल तो वो चाइना ही होगा। अब ऑथर ने कहा कि चाइना वाला पोल भी इंडिया नहीं चाहता होगा, इंडिया चाइना वाला पोल भी नहीं चाहता, तो ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे एशियन सेंचुरी तो आए लेकिन चाइना वहाँ पे लीड कर रही हो, ऐसी वर्ल्ड भी इंडिया नहीं चाहता है। तो इंडिया कैसा चाहता है? एक तरीके से ऑथर ने कहा इंडिया चाहता है एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम जो है वो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, हम चीज़ों को तौलते हैं लॉ, रूल ऑफ लॉ। हम बोलते हैं लेक्स रेक्स, यानी कि लॉ इज द किंग। हम क्या बोलते हैं? लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। तो ऑथर ने यही कहा है कि इंडिया एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जहाँ पे पोल हो, डेफिनेटली पोल मल्टीपोलर रहे, लेकिन वहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, इंस्टीट्यूशंस की कुछ वैल्यू रहे, और ऐसा ना हो कि कोई एक पावर अपने मन से ही चीज़ें चला रही हो, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो चाइना हो। तो अगर आपको कभी लिखने के लिए आता है कि एशियन सेंचुरी है, तो एशियन सेंचुरी में या तो इंडिया रहे, लीडर रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया लीडर रहेगा, चाइना लीडर रहेगा अगर यूनिपोलर है। और अगर मल्टीपोलर एशियन है तो भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि एक तरीके से सीक्रेट अलायंसेज और खरीद फरोख्त, तो कभी चाइना डोमिनेट, डिस्प्रपोर्शनेटली चाइना बड़ा ही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, आपको समझ में आ गया होगा। पूरा एडिटोरियल है, लेकिन ये मैंने जो आपको बताने ये सार है, ठीक है। तो दिल्ली का डायलेमा वही है कि कौन से तरीके की एशियन सेंचुरी कब चुने, दैट इज अ थिंग। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, द डेंजर्स ऑफ डी फेक्स। अब यहाँ पे मेन है डी फेक्स क्या होता है। देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी, आप लोग लिख लीजिए। डी फेक्स आर डिजिटल मीडिया, आइदर वीडियो और ऑडियो एंड इमेजेस विच आर एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी फेक्स कुछ डिजिटल मीडिया है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेजेस हो, विच आर एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और लाइन बहुत अच्छी लिखी है, इट इज़ बेसिकली हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन। ये टर्म ज़रूर ऐड करिएगा, आंसर राइटिंग जब करनी हो तो ज़रूर करिएगा। हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन, मतलब इतना ज़्यादा रियलिस्ट लगता है लेकिन ये है डिजिटल फॉल्सिफिकेशन, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। दीज आर AI जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया, AI जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया, तो ये टर्म्स है ना, यही लिखना है आपको आंसर में। AI जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया इसको बोलते हैं। एंड बहुत सारे हैं जहाँ पे इनका यूज़ भी किया जा सकता है, जैसे कि चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे क्रिमिनल फोरेंसिक्स हो, वहाँ पे यूज़ भी हो सकता है, प्लस मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे पोर्नोग्राफी, वहाँ पे इसका मिसयूज़ होता है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सर आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है, हैज़ इंडिया टाइडेड ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ बैड लोन। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आप उस क्वेश्चन का आंसर कर लेना। इस न्यूज़ के जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहली चीज़, आपको ये तो पता है कि 90 दिन से ज़्यादा अगर स्ट्रेस एसेट है तो वो फिर क्या हो जाता है, वो आपका NPA बन जाता है। 90 दिन से ज़्यादा में फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका डाउटफुल एसेट, उसके बाद आपका आता है लॉस एसेट। तो आपको मुझे बस इतना बताना है कि डाउटफुल एसेट क्या होता है, लॉस एसेट क्या होता है, और SMA1 क्या होता है। ये तीन चीज़ें आप मेरे को बता दीजिए। दैट इज़ द सिंपल थिंग विच यू नीड टू नो। इसके अलावा आप कुछ जानने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज़ और है, बैड लोन क्या होता है। अ बैड लोन इज दैट विच हैज़ नॉट बीन सर्विस्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड। सर्विसिंग का मतलब ना तो उसका इंटरेस्ट पे किया गया हो, ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। ऐसा लोन जिसको काफ़ी समय तक आपने सर्विस नहीं किया,
सर्विसिंग ऑफ लोन का मतलब क्या है, आइदर यू आर पेइंग द इंटरेस्ट और यू आर पेइंग स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी आपने एग्रीमेंट किया था बैंक और बोरोवर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पे किया तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट सर्विसिंग द लोन प्रॉपरली एंड दैट लोन इज अ बैड लोन। लेकिन बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक खराब बैंक नहीं होता, बैड बैंक वो बैंक होता है जो बैड लोन को मैनेज करता है और रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे है एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट केओस इन नरेगा अंडर द गाइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे देखो बात चल रही है, ऑथर ने कहा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि मनरेगा के अंतर्गत जो अटेंडेंस है वो लगेगी एक नए ऐप के थ्रू जिसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जो है अटेंडेंस लगेगी, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो ऑथर ने कहा है कि मनरेगा का जो मेन बेनिफिट था वो यही था, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप ऐप के थ्रू अटेंडेंस ले रहे हो तो उसमें भी आप जियो टैगिंग और ये सब चीज़ें कर रहे हो, इसका मतलब है कि जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपने वही ले ली। महिलाएं क्या करती, भाई घर में भी काम करना है, हो सकता है महिलाएं, कई लोग ऐसी भी है जो 2 तरीके काम कर रही हो, अलग से हाथ भी लगा रही हो और उसके अलावा ये आपका मनरेगा में भी काम कर रही हो। लेकिन जब आपने ये मैंडेटरी कर दिया कि उनको उसी लोकेशन में रहना है, सुबह शाम 2 बार अटेंडेंस देनी है, तो फिर एक तरीके से आपने उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो छीन ली। काफ़ी स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते थे। इसके अलावा यहाँ पे नरेगा मेट्स, इसको डिप्लॉय करने के लिए नरेगा मेट्स मतलब कि लोकल विमेन जो रहेंगी पंचायत लेवल पे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा टू ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा ताकि वो नरेगा की जो वर्क साइट्स हैं उनको मॉनिटर कर सके। अब देखो नरेगा मेट्स बनने के लिए भी अब एक नई चीज़ उन्होंने डाल दी कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। अब मतलब जो महिलाएं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो नरेगा मेट्स नहीं बन पाएंगी, तो आपने ये कंडीशन डाल दी। तीसरी इसमें इशू ये है कि अटेंडेंस देने के लिए भाई, अगर पहले फिजिकल सिस्टम था, आप वहाँ अटेंडेंस लेते थे, आप वहाँ पे नोट करते थे। अब मान लो ऐप में आपने अटेंडेंस डाली, मान लो नहीं पता महिला को कि उसकी अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी, उसके पास दूसरा कोई प्रूफ नहीं कि उसने काम किया कि नहीं किया उस दिन, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू है कि उनके काम की कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रहेगा। चौथा पचमा ये है कि इशू की नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी चाहिए, प्रॉपर चाहिए। क्या इंडिया में हम बोल सकते हैं कि हर जगह नेटवर्क कनेक्टिविटी है प्रॉपर? हमारे यहाँ नहीं बोल सकते। और अगर हम नहीं बोल सकते तो इसका मतलब है क्या, कि इसका मतलब ही सिंपल है कि वो महिलाएं जो है बेचारी अटेंडेंस लगाने जाए भी, सीखें भी, लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं तो नहीं लगा पाएंगी। तो सारे इशूज़ जो हैं ऑथर ने कहे कि हैं और इस सिस्टम को नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ऑथर ने कहा कि जो सोशल ऑडिट का सिस्टम है उसको आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, उसको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन में बनेगा, ना कि ऐप सेंट्रिक। उसको सिटीजन सेंट्रिक रहने दें, ऐप सेंट्रिक ना बनाएं। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया और ऑस्ट्रिया जो है वो साइन कर रहे हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो याद रखिएगा आप लोग, इंडिया और ऑस्ट्रिया साइन कर रहे हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं MMPA। तो अगर आपसे कोई पूछे MMPA क्या है, तो इट इज़ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के साथ साइन कर रहा है। इसके अलावा और कंट्रीज इनके साथ साइन होगा ये, वो है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी एंड फिनलैंड। इंडिया इनके साथ भी सिमिलर मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है इट इज़ ऑन द हील्स ऑफ साइनिंग दीज। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। ये है इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम इंडियन साइड, उसको भी रोकेगा और दोनों ही कंट्रीज़ में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज कर रहा है एंड 8.3% बढ़ गया, 8.3% तक पहुंच गया इन द दिसंबर। पहले 8% के आसपास था, अब 8.3% के आसपास हो गया है। CMIE का डेटा है। CMIE क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो याद रखिएगा। कलसा बंडूरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि जो कलसा बंडूरी है उसमें जो मालप्रभा है नदी, उसमें पानी भेजा जाएगा, है ना, फ्रॉम द महादाई रिवर। महादाई रिवर से आपका मालप्रभा में पानी भेजा जाएगा ताकि जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, बेलगावी, धारवाड़ वाले, गडग और ये सब डिस्ट्रिक्ट जो थे, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पहुँचाई जा सके। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सेंटर स्टेट्स टू जॉइन हैंड्स टू प्रमोट मिलेट कंजम्पशन। अब एक एफर्ट लगाई जा रही है टू प्रमोट द कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स ऑन अ लार्जर स्केल।
और इस कारण से बहुत सारे स्टेट्स और जो सेंटर है उन्होंने मिल करके लॉन्च किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में लॉन्च किया है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. So that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please like, share, subscribe. Keep loving us. Keep sharing us. Thank you. Have a nice day.